हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शाल है। हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने इसके पहले हम 4 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैं। इनका केमिकल नेचर, इनका स्ट्रक्चर हमने देखा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी हमने देखा, डीएनए पैकेजिंग देखी, डीएनए द एक्सपेरिमेंट्स which have proved that the transformation experiments, biochemical experiments, and finally the transduction experiments, which have confirmed that DNA is the genetic material, and in certain cases, exceptional cases, RNA also acts as the genetic material. And what are the essential qualities of the genetic material? That we have seen that they must replicate themselves. That is the DNA replication we have done. That is DNA, they replicate themselves. RNA also they replicate. RNA single stranded and DNA are the double stranded structure, which use their parental strands as template and synthesize or transcribe their own complementary strands. Then we have seen the central dogma of protein synthesis. Central dogma of protein synthesis that says that DNA replicates and forms the DNA of its own type, but DNA transcribes टू फॉर्म द आरएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड अलग होते हैं और कोई एक स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, ट्रांसक्राइब करता है। क्यों एक स्ट्रैंड करता है हम देख चुके हैं। दोनों स्ट्रैंड अगर करेंगे तो या तो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाएगा या कोई भी आरएनए बन जाएगा, जबकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉगमा ऑफ थ्योरी ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और theory of genetic information transfer technology machinery। इन दोनों ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्योरीज को ये वायलेट करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या 2 स्ट्रैंड, अगर 2 एमआरएनए बनाएंगे तो 2 प्रोटीन एक साथ बनेगा एक डीएनए से। ये दोनों ही थ्योरीज को सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जीआईटीएम, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मशीनरी, दोनों ही थ्योरीज गलत वायलेट करते हैं। सो एक स्ट्रैंड आरएनए का बनता है जो टीआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है। आरआरएनए और टीआरएनए मोस्टली अडेप्टर और स्ट्रक्चरल कैटेलाइजर का काम करते हैं, जबकि एमआरएनए में डीएनए अपना मैसेज एनकोड करता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन में ट्रू सेंस कहते हैं, और जो न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट्स में और प्रोटोप्लाज्म में होता है prokaryotes में, but in both the cases this RNA transfers comes into the cytoplasm और यहाँ आकर के ये encoded DNA के encoded मैसेज को decode करता है और प्रोटीन बनाता है। That is, language of DNA is translated in form of protein, and that is the translation. So that our today's topic is translation and protein synthesis. हम transcription तक देख चुके हैं, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक एमआरएनए का स्ट्रैंड पर एनकोड कर देता है डीएनए अपना मैसेज, और उसके बाद उसको सिंथेसाइज करना प्रोटीन की सिंथेसिस में, दैट इज जीन एक्सप्रेशन को हम इन जनरल कह सकते हैं कि 2 स्टेप में होता है जीन का एक्सप्रेशन या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेप में डीएनए, जो सेंट्रल डॉगमा कहता है, डीएनए ट्रांसक्राइब करता है आरएनए के फॉर्म में, और सेकेंड स्टेप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज the second stage is the translation, जिसमें encoded मैसेज डीएनए का जो आरएनए में एनकोड किया जाता है वो डिकोड होता है, और अकॉर्डिंगली प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एक्यूमुलेट करते हैं या एक दूसरे से लिंक हो करके प्रोटीन बनाते हैं। एंड दीज आर द प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरी function of the life, including the expression of the characters. So this is the translation and complete process of protein synthesis that we are going to see into the details, and in the next video we will see the genetic code and mutations. So this all we have seen, this translation
starts from here. Genetic code and mutations we will see in the next class. This is the mutation and this is genetic code. बस खाली इतना भी हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड के रूप में ही डीएनए अपना मैसेज को एनकोड करता है आरएनएज में, स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए में, इन फॉर्म ऑफ द ट्रिपलेट्स, तीन नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में messages are encoded into the messenger RNA. In this way, suppose this is the messenger RNA, ये तीन के इनको messages encode होते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को पिक करते हैं. ऐसा कोई स्ट्रक्चरल बटा हुआ नहीं है तीन का कोड, ये एम्बिगुअस कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है जिसमें थियोरेटिकली सपोज करके, इन्फर करके और प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि तीन का कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए को एनकोड करता है और इसके एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं. एक कोडॉन का एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है ट्रांसफर आरएनए पे, एंड these codons are called as the genetic code. नाउ दी जेनेटिक कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, किस तरह से एक अमाइनो एसिड को एक या एक से ज्यादा जेनेटिक कोड एनकोड करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज द ट्रांसफर आरएनए जहां पर ये एंटीकोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए जहां पे कोडॉन है, एंड कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट step in the protein synthesis or in the translation that we are going to see. And then we have to see the levels of regulation of gene expression, that we will see then next to that. So this is the introductory slide that we have seen. अब हम जल्दी तीन ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया. यहाँ पर सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, सॉरी सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है या डीएनए का स्ट्रैंड है. ये डीएनए का स्ट्रैंड खुल रहा है और एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म से बाहर आ रहा है और ये मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ अदर टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, मिल करके ये इस तरह के से एक वन बाय वन इसमें अमाइनो एसिड्स ऐड होते जा रहे हैं और ये नया प्रोटीन बन रहा है जो दिस इज द न्यूली कॉम्प्लीमेंटेड और न्यूली सिंथेसाइज्ड protein. So this is in short, the story of the translation. Starts from here, it continues. This is the mRNA, which extends from 5' end to 5' end to 3' end, that we have already seen. This is the transcription and translation combinedly that we have seen. Now, this is as we have seen. अब हम देख लें एक बार पहले, इसके पहले कि ये ट्रांसलेशन हो गया. ट्रांसलेशन के बाद जो ट्रांसलेशन में हमने ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जिसको हमने शॉर्ट में देखा. अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, जिसमें अब एक चीज और अभी हम देख लें कि हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है. वो आरएनए सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही नहीं बनता है, वो टीआरएनए भी बनता है, वो राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी बनता है. ट्रांसफर आरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर के, जो मेनली 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और इन पे डिफरेंट साइट्स होते हैं. 2 सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं ये राइबोसोम्स. जो ये सब यूनिट्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं, दैट इज 50 + 30s. ये स्वेटबर्ग्स यूनिट है जो जिप होकर के 78 बनाता है. ये 80 नहीं होकर के 70 हो जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 60s का लार्जर होता है, 40s का स्मॉलर होता है. और ये जब ज्वाइन करते हैं तो जिप होकर के 100 की जगह ये बनते हैं 80s सब यूनिट. तो ये यूकैरियोट का राइबोसोम का मेजरमेंट है और ये 70s प्रोकैरियोट का राइबोसोम का मेजरमेंट है. अब ये राइबोसोम पर आगे हम देखेंगे कि इनमें जो स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहां पर कि प्रोटीन के सिंथेसिस के ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट साइट, पेप्टिडाइड साइट एंड अमाइनो एसाइल साइट. सो एज आई हैव टोल्ड यू, जो हम पहले से करते आए हैं, अब हम फटाफट ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझ लेते हैं. आप ध्यान से सुन लीजिए, एक पॉइंट
आगे की स्लाइड्स में 1 to 10 में मैं आपको ट्रांसलेशन समझा रही हूँ, और उसके बाद जितना कुछ मैं बता रही हूँ सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है स्लाइड्स में, उनसे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया टीआरएनए। दिस इज, अब ये टीआरएनए का राइबोसोमल आरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इज नॉट ए कंटिन्यूअस लीनियर अरेंजमेंट, बल्कि इस पर एक्चुअली ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। इस पे जो यहाँ पे बेसिस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कभी कभी इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये स्ट्रैंड फोल्डेड हो जाता है, और फोल्ड होकर के इस तरह के 3D एंड 2D स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम क्लीवर लीफ मॉडल या क्लोवर लीफ मॉडल या इन्वर्टेड एल शेप मॉडल भी कहते हैं, जिसको दिस इज द क्लोवर लीफ मॉडल इज द 2D structure, an inverted L shape model is the 3D structure. So all these details are given in the slides for your notes. Just go on understanding. Now this tRNA, this is the tripartite tRNA. This runs from 5' to 3'. यहाँ 5' से शुरू करेगा, और ये यहाँ पे ये this is the anticodon site, this is the energy site, and this site fits with the enzyme which is used for the translation. और ये 3' साइट वो साइट है जहाँ पर अमीनो एसिड रिसेप्टर एंड है। यहाँ पे अमीनो एसिड इज सेलेक्टेड एंड अटैच्ड, जो लेकर के जाएगा मैसेंजर आरएनए तक, ये ट्रांसफर आरएनए, और वहां पे इसको छोड़ेगा, और इस तरह से अमीनो एसिड्स के चेन मिलते जुड़ते चले जाएंगे, और बनेगा पेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन इज composed of different continuous attachment of the amino acids with the peptide bond. Protein is nothing but the polypeptide chain. This we have seen earlier also. मैं previous videos में ये सारे details आपको बता चुकी हूँ. So this is tRNA हो गया. Then comes the ribosomal RNA, जो मिल करके ये 80 types of proteins के साथ मिल करके, there are around 18 types, वैसे तो बहुत तरह के proteins होते हैं, but 18 mainly 80 types of protein plus ribosomal RNA join करके बनाते हैं ribosomal subunits, which in prokaryotes ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, और यूकैरियोट्स में ये दोनों तरह से रह सकते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में भी रह सकते हैं स्कैटर्ड, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स को बनाते हैं, बट मेजॉरिटी में यूकैरियोट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, और वहां पर जाकर के एमआरएनए अटैच होता है, मैसेंजर आरएनए जो लीनियर अरेंजमेंट में होता है, और मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए आकर के ये राइबोसोम्स पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के का जो सिस्टर्नी है, इन पर आकर के ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाता है, जो सेल का सिक्रीशन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद यहाँ से ल्यूमेन से वेसिकल्स टूट के गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और सेल सिक्रीशन का फाइनल पार्ट होता है। तो दैट इज नॉट रिलेटेड, बट आपको जानना चाहिए। Now, these are the requirements of the translation. That is the second step of the protein synthesis. So this is the cell. ये cytoplasm है cell का, ये nucleus है, ये DNA है, ये transcribe करके messenger RNA, tRNA भी बनाता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है, बट मैसेज एनकोड करता है मैसेंजर आरएनए में एग्जैक्टली इन ट्रिपलेट्स, दैट इज द जेनेटिक कोड। ये बाहर आता है, यहाँ पे ये राइबोसोम है, चाहे ये फ्रीली प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म में, चाहे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट हो। यहाँ पर इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। इस सब यूनिट, इन दोनों सब यूनिट के बीच में मेनली स्मॉलर सब यूनिट पर मैसेंजर आरएनए आकर के फिट होता है, और लार्जर सब यूनिट पर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। सो दिस इज द लार्ज सब यूनिट, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट पे इस तरह से दिस इज, ये हम देख सकते हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसलेशन दैट इंक्लूड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेनली द मैसेंजर आरएनए, the transfer RNA, then
दिस इज द ट्रांसफर आरएनए, दिस इज द राइबोसोमल आरएनए के 2 सब यूनिट्स जो स्कैटर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है, जब ट्रांसलेशन होना होता है, तो तब या जनरली चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये असेंबल्ड रहते हैं, और ओकेजनली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये थोड़ा सा डिसोसिएट होते हैं, एमआरएनए को फिट करने की जगह बनाते हैं, और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, पेप्टाइड चेन बनता है, और अल्टीमेटली जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फिर डिसोसिएट कर देते हैं ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को, और वो फिर साइटोप्लाज्म में रहते हैं। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलेशन की, तो फिर वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम्स, एंड दिस इज द एमआरएनए, जिसमें 5N to 3N प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए का, ये हम ट्रांसक्रिप्शन के समय हम देख करके आए थे, इस पे कोडॉन्स होते हैं। ये एमआरएनए अब एक सीरीज ऑफ कोडॉन्स कंटेन करता है, जो मिल करके बनाता है ट्रांसलेशन यूनिट, एंड दैट ट्रांसलेशन यूनिट इंक्लूड्स द स्टार्ट कोडॉन, दैट इज AUG। ये कोडॉन है, दिस इज A एडेनाइन का है, U RNA में यूरासिल है, और G इज गुआनोसाइन। So now this is the start codon, and this is, जैसा हमने अभी आपको बताया कि एक एक अमाइनो एसिड के लिए there are another important requirements are, this is the amino acids, these are the amino acids in general, बहुत तरह के करीब करीब 300 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स नोन है, बट इन जनरल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए 20 और 21 अमाइनो एसिड्स आर नोन, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ज्वाइन करते हैं, डिफरेंटली फोल्डेड होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजारों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। तो एक हो गया आपका राइबोसोम, दूसरा हो गया एमआरएनए, तीसरा हो गया ट्रांसफर आरएनए। कलेक्टिवली हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड 6 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला हो गया आपका डीएनए का स्ट्रैंड, दूसरा हो गया आरएनए जो 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए और टीआरएनए। तीसरे हो गए अमाइनो एसिड्स, जो 20 या 21 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो एक एक कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग के बाद सेलेक्ट किए जाते हैं बाय द ट्रांसफर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए पर जाकर के चेन बनाते हैं। देन चौथे हो गए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये पूरे sources of energy या source of energy, and these are mainly the ATPs, or this is the source of energy. Sorry, यहाँ राइबोसोम नहीं आएगा, राइबोसोम तो यहाँ पे है। दिस इज द ATP और GTP और UTP। मेनली इट इज ATP, जो डिफॉस्फोरिलेट होते हैं, 2 फॉस्फोरेट मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और एक AMP कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड के साथ, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया, चौथे हो गए। फिर पांचवा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ भी ट्रांसलेशन भी 3 मेन स्टेप्स में होता है, जैसा हमने रिप्लिकेशन में देखा, जैसा हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा, वैसे ही ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप्स का होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और इनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और 2 तरह के मेन एंजाइम्स होते हैं। पहला है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो टीआरएनए और अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का फैसेट सरफेस प्रोवाइड करता है, और दूसरा है सबस्ट्रेट। सो जनरली हम ट्रांसलेशन के लिए 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या 2 इम्पोर्टेंट चीजें, कैटेगरीज हम मान सकते हैं। पहला है ट्रांसलेटर, जो है एमआरएनए, और दूसरा है सबस्ट्रेट, जो है राइबोसोम, जहां पर ये फंक्शन होता है। तो छठा रिक्वायरमेंट है राइबोसोम, दिस इज द 6th requirement. And then comes the translation unit that includes the start codon, then region coding for a polypeptide chain, जहां से एक्सटेंशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, दिस इज द एमआरएनए। अब यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जब तक लंबा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। एंड लास्टली जब ये पहुंचता है स्टॉप कोडॉन पर, दैट जो 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA।
ये 3 टर्मिनेटर कोडॉन्स होते हैं। इन तीनों में से किसी भी कोडॉन पर जब पहुंचता है ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस, इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। एक अमाइनो एसिड सेलेक्ट हुआ, दूसरा अमाइनो एसिड सेलेक्ट हुआ, तीसरा अमाइनो एसिड सेलेक्ट हुआ। और ये चीज अब यहाँ याद रखने की है कि AUG स्टार्ट कोडॉन का भी काम करता है, और एक अमाइनो एसिड जिसको वो सेलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मीथियोनाइन। Methionine is called as formyl methionine in case of prokaryotes, and it is methionine in case of eukaryotes, which is first of all selected by this first codon on mRNA. उसके बाद ये this is the peptide linkage और peptide bond formed by the another type of enzyme। जैसा हमने आपको बताया, 2 एंजाइम होते हैं। पहला हो गया अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, और दूसरा हो गया पेप्टिडेज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो बनाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे ये अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं। और जब स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है ये ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस, राइबोसोम शिफ्ट होता चलता है। और जब स्टॉप कोडॉन UAG या UAA या UGA के कोडॉन पर पहुंचता है, तो ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और ये इस तरह से अलग इस तरह से बन जाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, और पूरा प्रोसेस डिसोसिएट हो जाता है। पूरी असेंबली ऑफ ट्रांसलेशन यूनिट डिसअसेंबल्ड हो जाती है, सब यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। नाउ लेट अस सी, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आएगा, पॉलीराइबोसोम्स। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है बाइंडिंग साइट्स ऑन राइबोसोम। तो स्मॉलर सब यूनिट पे हमने देख लिया, यहाँ पर आकर के सिर्फ एक साइट है जिस पर 5 to 3 and 5 prime to 3 prime end रनिंग mRNA आकर के अटैच होता है। और जो लार्जर सब यूनिट है उस पे 3 साइट्स होते हैं। फर्स्ट इज E site, that is the exit site. P site is the peptidyl site, and A site is the amino acyl site, जहां पर आकर के जहाँ आते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स आता है। ये सबसे पहले P साइट पे आकर के अटैच होता है। P साइट और AUG जो इनिशिएटेड कोडॉन है mRNA का, यहाँ पे आके अटैच होगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट अमाइनो एसिड सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये अमाइनो एसिड ये tRNA एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ E साइट से एग्जिट कर लेगा। दूसरा साइट यहाँ दूसरा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स A साइट पे आएगा। फिर यहाँ से इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, और अल्टीमेटली ये प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट होगी। इस तरह से ये tRNA का जो पूरा सब यूनिट है, राइबोसोम का जो पूरा यूनिट है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट का, ये धीरे धीरे यहाँ पे this pen is, suppose this is the mRNA, it is fitted into this स्मॉलर सब यूनिट, और इस तरह से ये पूरा यूनिट इस तरह से शिफ्ट होता जाता है। और अल्टीमेटली ये mRNA का टर्मिनेशन कोडॉन है। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये यहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना वो सेपरेट हो गया, और ये पूरी असेंबली डिस्पर्स हो जाती है। सो विद दिस ऐसे ट्रांसलेशन होता है। तो ये अभी हमने रिक्वायरमेंट्स देख लिए। अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्विक लुक देखते हैं पूरे ट्रांसलेशन के तीनों प्रोसेस का, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये सो लेट अस कम, ये एज आई हैव टोल्ड यू, हम लोगों ने देखा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है न्यूक्लियस के मैसेंजर RNA से, साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू होती है, प्रोटीन बन जाता है। दिस प्रोटीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, और राइबोसोम्स और वो असेंबल हो जाते हैं मैसेंजर RNA से, और एक साथ एक बार में प्रोकैरियोट्स में, जो हमने इसके पहले देखा था, जो हम देखते देखते रह गए थे, तो एक बार हम उसको भी देख ही लें, पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, दिस इज पॉलीराइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर, चूंकि ये प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम स्कैटर्ड हैं, ये मैसेंजर RNA जाके उनसे जुड़ता है, और यहाँ पे राइबोसोम्स आते जाते हैं, और एक बार में हर राइबोसोम अपना इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। जैसे मान लीजिए ये एक राइबोसोम है,
यहाँ पे एक ये एमआरएनए है, इस पे एक राइबोसोम जुड़ा, दूसरा राइबोसोम जुड़ा, तीसरा राइबोसोम जुड़ा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक साथ कई राइबोसोम्स कई प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट कई बन सकते हैं, बट उनका टाइप एक ही होगा, दैट इज उन पे जो न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि इस एक एमआरएनए पर जो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स हैं वो सेम है, इसलिए एक ही तरह के अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे, तो जितने भी यहाँ प्रोटीन्स बनेंगे, दीज प्रोटीन्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है सेल की, बहुत सारे प्रोटीन से एक साथ बनने से, बट ये नहीं कि बहुत तरह के प्रोटीन बन रहे हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ पॉलीराइबोसोम्स। ये ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में होते हैं, बट यूकैरियोट्स में भी न्यूरॉन सेल्स में और कई जगहों पे रिपोर्टेड है पॉलीराइबोसोम्स का बनना। सो दिस अप टू हियर वी हैव सीन। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा हमने देखा था प्रोकैरियोट में, ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं। यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि राइबोसोम आकर के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्टैक होता है उन पर ये अटैच रहते हैं, और इनसे आकर के जुड़ता है एमआरएनए। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इस ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर होता है। यहाँ से ये कल जा करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिक्रीशंस के रूप में जाएगा, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा ये प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में या सिक्रीशन के फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस या सेल मेम्ब्रेन से बाहर। तो ये सेल सिक्रीशन के पार्ट्स हो गए। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट नीट के क्वेश्चंस में सेल सिक्रीशन के पार्ट्स जरूर आ सकते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। नाउ लेट अस सी, अब हम यहाँ पे आज आके फटाफट तेजी से देख लें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, एंड इसके बाद के स्लाइड्स में आपको आपका पूरा नोट, डायग्राम्स, रिप्रेजेंटेशंस सब आपको अवेलेबल है। नाउ दिस इज द this is amino acyl tRNA synthetase enzyme फर्स्ट स्टेप में। सो इनिशिएशन एक और हम थोड़ा सा देख लें कि इनिशिएशन एंड we are looking into the process of initiation. This initiation can be divided into the initiation step को हम दो भाग में बांट सकते हैं। Initiation फर्स्ट स्टेप में होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और दूसरे स्टेप में होता है अमीनो एसाइलेशन। अमीनो एसाइलेशन, ये पॉइंट्स आपको पूरे नोट्स में मिलेंगे आगे। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, आरएनए टीआर ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होता है सबसे पहले। ये जुड़ते हैं जो फर्स्ट एंजाइम मैंने आपको बताया था अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये सबसे पहले इसमें दो फैसेट्स होते हैं, दो जगह बन रहता है। एक में आकर के एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मिथियोनाइन अमाइनो एसिड एक्टिवेट होता है, जिस पर प्रेजेंट जो जुड़ता है उस ट्रांसफर आरएनए से जिस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडॉन, मिथियोनाइन स्टार्ट कोडॉन। इफ यू रिमेम्बर हमने देख लिया AUG ही होता है हमेशा, तो उस AUG से जुड़ने के लिए जो एंटीकोडॉन होगा वो डेफिनेटली UAC होगा। A से U जाएगा, U से A जाएगा और G से C जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग होगी। तो फर्स्ट स्टेप में ये दिस इज कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ mRNA। यहाँ पे ये अमाइनो एसिड आ गया, दिस इज मिथियोनाइन फर्स्ट अमाइनो एसिड जो मिथाइल F में
फॉर्मल मिथियोनाइन होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड मिथियोनाइन होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट। ये जा करके एक्टिवेट होकर के फर्स्ट फैसेट में एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज पे जुड़ गया और दूसरे फैसेट पे आएगा ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए को दूसरे फैसेट पे फिट करने के लिए एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है जो एटीपी होता है। ये एटीपी इसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी एएमपी में, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जा करके जुड़ेगा ट्रांसफर आरएनए के साथ और ये एडेनोसाइन एएमपी ए हो गया अमाइनो एसिड, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये अमाइनो एसिड के साथ जुड़ के ए एम पी टीआरएनए या अमाइनो एसाइल सिंथेटेज टीआरएनए। ये चूंकि ये जाकर ये एंजाइम है, इसके साथ जुड़ा यहाँ पे ए, यहाँ पे आया ट्रांसफर आरएनए एएमपी से और पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज एएमपी टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये अब आएगा एयूजी पे, दिस इज द एफमेट टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विथ 3 एंड एंड 5 एंड। अब ये एयूजी है इसका स्टार्ट कोडॉन पे, टीआरएनए के स्मॉल एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट पे है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, कोडॉन एंटी कोडॉन पेयरिंग होगी और इस पेयरिंग के बाद जो ये पेयरिंग जब होगी तो जैसा हमने बताया था आपको राइबोसोम में 3 साइट्स हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ये पेयरिंग सबसे पहले होती है पी साइट पर। ये देख लीजिए ये AUG है, आई थिंक इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। ये स्टार्ट कोडॉन है एमआरएनए का, ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट के टॉप पे फिट हो गया है एमआरएनए। ये पी साइड पे आकर के AAMP कॉम्प्लेक्स आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। दिस कॉम्प्लेक्स हैज अब जैसे ही ये जुड़ेगा वैसे ही लार्जर सब यूनिट आ जाएगा। जैसे ही ये AMP कॉम्प्लेक्स बना, AAMP टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना, वैसे ही लार्जर सब यूनिट भी यहाँ आकर के अटैच हो गया है और ये कॉम्प्लेक्स जा करके पी साइड पे फिट हो जाता है लार्जर सब यूनिट में। अब यहाँ लार्जर सब यूनिट नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस इज द इनिशिएशन। यहाँ पे AUG से UAC के साथ ये कोडॉन एंटी कोडॉन पेयरिंग हुई, ट्रांसफर आरएनए पी साइड पे आके फिट हो गया। दिस इज द इनिशिएशन। नाउ स्टार्ट्स द इलोंगेशन। इलोंगेशन के समय में ये अगर अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था फैक्टर्स आर IF1, IF2, IF3। ये तीनों फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं ये नीचे आगे की स्लाइड्स में दिए हुए हैं, मेंशन किया हुआ है। IF3 सबसे पहले एक्टिवेट होता है, फिर IF2 ATP को ज्वाइन कराता है अमाइनो एसिड से और IF1 प्रोबेबली इज द प्रोटीन जो इन दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, IF1 and IF3. The points are given in the slide, you can take from there. Then this initiation has done now. Ab amino acid activated amino acid FMET will be selected by picked up by this P site. इस P site के टिप पे ये MET को जो सेलेक्ट कर लिया जाएगा by the peptidyl transferase enzyme. Yeah, again it will be involved with the ATP will be involved here. यहाँ पर आकर के phosphate bond या पेप्टिडाइल लिंकेज या पेप्टिडाइल बॉन्ड बनेगा और ये पेप्टिडाइल बॉन्ड या पेप्टिडाइल लिंकेज बनेगा और ये जो एंजाइम टीआरएनए कॉम्प्लेक्स था ये अब यहाँ पे रह जाएगा पी साइड पे, ये यहाँ से एग्जिट साइड पे आएगा और ये बाहर चला जाएगा। दिस रिलीज टीआरएनए विद द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स है और ये पूरा अब ये एंजाइम और ट्रांसफर आरएनए फिर दूसरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फ्री हैं। नाउ अब यहाँ पर से ये अब A साइड से दूसरा अमाइनो एसिड आता है, जैसे दिस इज द फिनाइल एडेनाइन अमाइनो एसिड जो जिसको एक्टिवेट करने के लिए जो सेलेक्ट किया जाता है बाय द UUC कोडॉन। तो इसमें नेचुरली AAG इसका एंटी कोडॉन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स अब आया फिर से दूसरा
A site is the amino acyl site. If you remember, P site is the peptidyl site and A is the amino acyl site. यहाँ पर एक और नया ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए या चार्ज आरएनए आया। यहाँ से अब अमाइनो एसिड ये अपना एक यहाँ पर ये मेथियोनिन हुआ था पहले, मेथियोनिन के बाद आ गया दूसरा वेलेनाइन अमाइनो एसिड बाय द CAG, देन तीसरा आ जाएगा अब ये फिनाइल एलेनाइन। तो इस तरह से ये सीक्वेंस, ये पेप्टाइड चेन बढ़ता चला जाता है और रिलीज टीआरएनए रिलीज होते जाते हैं। अल्टीमेटली इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये एज आई हैव टोल्ड यू, अगर हम ये बताएं, ये है एक, मान लीजिए दिस इज द messenger RNA and this is the ribosome. So now this ribosome goes on continuously shifting in this way, एक एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता हुआ, सेलेक्ट करता हुआ ये इस तरह से बढ़ेगा और लास्टली जब ये पहुंचता है एंड पे, तो दिस इज, तब यहाँ जब स्टॉप कोडॉन पर पहुंचेगा ये राइबोसोम, तब आएगा termination, the third step, that is the termination. And this termination is again done with the help of three enzymes, which are the R1, R2, R2 and S factors. These are the terminating factors, TF or RF. This is RF1, RF2 and S factor. इन तीनों की सहायता से लास्टली अब ये स्टॉप कोडॉन है, यहाँ दिस इज UGA, यहाँ पर दिस इज द लास्ट कोडॉन यहाँ पे आ गया, स्टॉप कोडॉन पे आ गया है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। स्टॉप कोडॉन पे होता है UAA और UAG और UGA, इन तीनों में कोई भी यहाँ पे है UGA। यहाँ जब पहुंचा तो अब यहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड एक्टिवेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज कर देंगे इस पूरी असेंबली को। ये स्मॉल सब यूनिट अलग हो गया, लार्ज सब यूनिट अलग हो गया, ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ मैसेंजर आरएनए अलग हो गया और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा न्यू प्रोटीन फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन जो नया बना और इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है विद द एंड ऑफ द टर्मिनेशन। अब दो और चीजें यहाँ पे छूटी हुई हैं जो आपको जानना जरूरी है। दीज आर द राइबोसोम्स, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक्टिवेट होते जा रहे हैं एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जा रहा है और ये इस तरफ बढ़ रहा है। जब यहाँ पर टर्मिनेशन कोडॉन पहुंचेगा तो ये फिर असेंबली अलग हो जाएगी और कोडॉन फ्री हो जाएगा। नाउ एक और चीज दो चीजें और आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि जो ये डिसोसिएटेड कोडॉन है, ये डिसोसिएटेड कोडॉन, ये पूरी कहानी फिर से ये रिपीटेड है, बट इसमें कुछ चीजें जैसे हमने बताया, पॉलीराइबोसोम बना, ये पॉलीराइबोसोम्स बने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ होते हैं UTRs, जो ये सिंबल मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद के कुछ पार्ट्स होते हैं जो किसी ना तो ये किसी तरह से ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, ये किसी तरह से ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करते, ना ये किसी अमाइनो एसिड के को कोड करते हैं, ना ये किसी तरह के इनिशिएशन या टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, बट दीज आर present on the messenger RNA and they convert into the different significant conditions as per requirements. तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने की है कि जब ये कंप्लीट होता है प्रोसेस तो दैट इज, उसके बाद एपीलॉग होता है। अगर आपको याद हो ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में भी हमने देखा था कि जब यूकैरियोट्स में तो नहीं होता है ज्यादा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA फ्री हो जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है ट्रांसलेशन में, बट सॉरी प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में उनकी कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है और तब वो फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कन्वर्ट होते हैं। तो उसी तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पर भी होती है। एक बार जब ये
प्रोटीन फ्री हो जाता है, ये कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस रिसाइकिल होता है और ये कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन दे अंडरगो द प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग के बारे में chaperones इसको कहते हैं। मेनी प्रोटीन्स आर गुड एट फोल्डिंग। chaperones का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं ये जो चेन बना, ये चेन को प्रोटीन के टाइप्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इनमें फोल्डिंग होनी होती है। इनमें से अनवांटेड अमाइनो एसिड्स को स्प्लिट करके हटाया जाता है और ये पूरा प्रोसेस प्रोसेसिंग कहलाता है, दैट और या एडिटिंग कहा जाता है, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वहाँ डिटेल्स अभी नहीं देखेंगे। Some helpers are there to aid into this folding of protein, and those helpers are called as chaperones. So ये एक चीज हो गया। और this is द सिग्नल। जब ये प्रोटीन्स आते हैं तो ये अगर ये यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट हैं ये राइबोसोम्स, तो ये इस ल्यूमेन में जाता है, ये बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जैसा मैंने आपको बताया कंप्लीट ईआर ल्यूमेन में जाता है, यहाँ से फ्लोट्स फ्रीली एंड देन इट may be formed in form of vesicles or in form of cisternae। अलग अलग होते रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और फाइनली ये जाकर के बनाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वहां से ये बाहर सिक्रीट होते हैं, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शंस किए जाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। This is again the another significant presentation, which is much more important and much more speaking। ये ज्यादा prominent presentation है, इसलिए मैंने इसको भी आपको दे दिया है। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप यहाँ से ये इनिशिएशन शुरू होता है। दिस इज द इनिशिएशन। जीटीपी का इन्वॉल्वमेंट है, mRNA बनता है, चार्जिंग होती है, उसके बाद यहाँ इलोंगेशन होता है, उसके बाद यहाँ टर्मिनेशन होता है, और ये मैसेंजर आरएनए है और ये ट्रांसक्राइब प्रोटीन है। So these are the presentations. This is the overall translation process. Now through these details for your notes, आपको याद करने के लिए, आपके नोट्स के लिए ये सब पॉइंट्स हम देख चुके हैं। एक और पॉइंट हम देखेंगे म्यूटेशन के बारे में, अगले बार में देखेंगे। सो दीज आर द अगेन द स्पेसिफिक थिंग्स जो सबस्ट्रैट्स के रूप में यूज होते हैं और ट्रांसलेटर सरफेस के रूप में यूज होते हैं। ये इनिशिएशन के पॉइंट्स हो गए, इनके फैक्टर्स हो गए, elongation के factors हो गए। elongation factors are EFTU, EFTS and EFG। then termination के factors हैं, these are RF1, RF2 and RF3। तो ये फैक्टर्स कहाँ क्या काम करते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसमें हम नहीं जाएंगे। अब ये एक रीडिंग फ्रेम, इसको डिटेल्स में हम देखेंगे जब हम म्यूटेशन देखेंगे, किस तरह से मॉम एंड डैड आर मैड एक सेंटेंस के रूप में अगर हम समझें, और इसमें से एक भी शिफ्टिंग गलत हो गई तो ये पूरा नॉनसेंस, ये जो चेन बना या प्रोटीन बना, उसमें कोई एक सेंस नहीं होता है। दैट इज द नॉनसेंस ट्रांसलेशन इज डन। सो दैट वी विल सी जब हम लोग जेनेटिक कोड और म्यूटेशन देखेंगे। तो इस तरह से जब नॉनसेंस बन जाते हैं या पूरा प्रोटीन का एक कोडॉन हट जाता है, तो नए तरह का म्यूटेशन हो जाता है जिसमें नए कैरेक्टर्स आते हैं। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द समराइज्ड प्रीव्यू ऑफ द ट्रांसलेशन, and then will come in the last we will see the regulation of gene expression, lack of operon prokaryote ka. So with this ends that these are certain questions. What are uses of polynucleotide, then what is the gene expression regulation, ये अभी हमारा देखना बाकी है। और this is the checkerboard question, you can go through these। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। So I hope कि ये आपको समझ में आया होगा। So do like, share and subscribe the channel। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इसको शॉर्ट में समराइज फॉर्म में दे देंगे, इसको हम डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा जिससे आप पूरा एनसीईआरटी का क्लास 12 की बायोलॉजी का सिलेबस जो हम कवर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सो press the bell icon to get the notifications of upcoming videos. Thank you students, thank you।